तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी काफी डिमांड आ रही थी सर, जो आपने, क्योंकि हमने जो है अर्धवार्षिक की परीक्षा में भी इस प्रकार से पेपर दिए थे और त्रिमासिक परीक्षा में भी पेपर दिए थे, तो काफी ज्यादा पेपर में फंसा था। तो आप सभी की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट आ रही थी, सर हमारे लिए प्री बोर्ड की भी पेपर तैयार कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो आपके लिए हम फिजिक्स का पेपर लेकर आ चुके हैं, जो आपका 6 जनवरी को होने वाला है। सभी को पता है 6 जनवरी को फिजिक्स का पेपर है आप सभी का, ठीक है। आप सभी का 6 जनवरी को प्री बोर्ड का फिजिक्स का पेपर होने वाला है। इस पेपर को आप तैयार करके चले जाओ। वैसे तो इस पेपर को आप पूरा सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तो आपकी बोर्ड परीक्षा भी आ चुकी है, ठीक है। तो आपको यह पेपर मतलब इससे आपकी मतलब एक तरीके से आप इससे चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, ठीक है। उसके लिए भी यह जो पेपर है वो बहुत अच्छा है और आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए तो बहुत ही तगड़ा होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार के पेपर आपके लिए एक और पेपर आएगा, 2 पेपर तैयार करके चले जाना, अच्छा रहेगा। प्री बोर्ड परीक्षा सत्र 2026। चलिए इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, कक्षा 12वीं, सब्जेक्ट विषय क्या हो जाएगा? भौतिक विज्ञान, ठीक है। पूर्णांक आपका 70 रहेगा, सॉरी, और समय आपका 3 घंटे का रहेगा। चलिए अब अपन देख लेते हैं। इसमें पहला जो प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण के रूप में किया जाता है? बताइए ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग वोल्टेज को स्थिर रखने या फिर रोकने या फिर मतलब कंट्रोल करने के लिए किया जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनर डायोड। जो जेनर डायोड है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? वोल्टेज नियंत्रण के रूप में किया जाता है। यहां पर आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है जेनर डायोड के बारे में। जेनर डायोड जो पश्च अभिनत में काम करता है। कैसी अभिनत में? पश्च अभिनत में। ध्यान रखना है, पश्च अभिनत में कार्य करता है। 2 पॉइंट याद हो गए यहां से आपको। एक तो जेनर डायोड किसके लिए यूज होता है? वोल्टेज नियंत्रक के रूप में, ठीक है। वोल्टेज को स्थिर रखने के रूप में यूज किया जाता है। और जो आपका यह किस डायोड में काम करता है? यह आपका पश्च अभिनत में कार्य करता है, ठीक है। तो रिवर्स बायस, ठीक है, इसमें यह कार्य करता है। अब यहां पर आप देख सकते हो दूसरा जो अपना प्रश्न है, ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तांबे का तार। तांबे का तार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तो आपको यह सॉल्व कर लेना चाहिए, मतलब आना भी चाहिए। आपने मतलब कितने इसमें से आंसर आपने सही किए, प्लीज आप ईमानदारी से कमेंट में बता देना, ठीक है। आपके मतलब कितने सही निकले हैं। तो चलिए अपन चेक कर लेते हैं। और यहां पर अपना देख सकते हैं, देखो तांबे का तार कैसे है, जो प्रतिरोध, ओमी प्रतिरोध कौन से प्रतिरोध होते हैं? जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करते हैं, जो V = IR, जो ओम का नियम है, इस नियम को फॉलो करने वाले, इस नियम का पालन करने वाले, यानी ओम के नियम का पालन जो प्रतिरोध करते हैं उन्हें ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जैसे तांबे का तार, तांबे का तार भी अपना ओम के नियम का पालन करता है। अगला अपना प्रश्न जो है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से, तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी से बताइए कम होती है, अधिक होती है या फिर बराबर होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें नेत्रिका की जो फोकस दूरी होती है ना, वो अभिदृश्यक की फोकस दूरी से क्या होती है? अधिक होती है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी से क्या होती है? अधिक होती है नेत्रिका की फोकस दूरी। और आकार भी अधिक होता है, ध्यान रखना, आकार और फोकस दूरी दोनों अधिक होती है। अगर आकार के बारे में पूछ लेता तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आकार भी अधिक होता है अभिदृश्यक से, और फोकस दूरी भी अधिक होती है, दोनों ही ज्यादा होती है, ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए 2 पॉइंट यहां पर मैंने आपको समझा दिए। अब अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो 4 जो है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश है। तो एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश है, तो बताइए एक प्रोटॉन में आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1.6 × 10⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन में भी इतना ही आवेश होता है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसमें भी इतना ही आवेश होता है। और एक और आपको याद कर लेना है कि इसे मूल आवेश भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मूल आवेश भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आवेश को क्या कहते हैं? मूल आवेश, या फिर इसे इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहते हैं, ध्यान रख लेना। इसे अपन मूल आवेश भी कहते हैं, मूल आवेश, ठीक है। 1.6 × 10⁻19 कूलाम को इलेक्ट्रॉनिक आवेश या फिर मूल आवेश भी कहते हैं, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पेपर में आते हैं, ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको आपको तैयार करके जाना है। मूल आवेश या फिर इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब अपन देख लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। सभी को पता होगा इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और आपका प्रोटॉन होता है जिस पर धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। इट्स ओके। अब चलिए अब देख लेते हैं, किसी कुंडली का प्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। तो बताइए किसी कुंडली का प्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है कुंडली की लंबाई पर, कुंडली में प्रवाहित धारा पर या फिर कुंडली की त्रिज्या पर? तो बताइए किसी कुंडली का जो स्व प्रेरकत्व होता है वो कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है। लेकिन कुंडली में जो प्रवाहित धारा है, धारा पर निर्भर नहीं करता है। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलिए अब अपन देख लेते, 6वां प्रश्न है, कुंडली की लंबाई पर निर्भर करता है और त्रिज्या पर भी और फेरों की संख्या पर भी, यानी N और R और L
इन तीनों पर निर्भर करता है नहीं, लेकिन आई पर निर्भर नहीं रहता है। अब अपन देख लेते हैं अगला जो नेक्स्ट अपना प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये जो आपका ट्रांसफॉर्मर है वो आपका अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किसके सिद्धांत पे, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। जो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है वो एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स बदलकर दूसरी कुंडली में वोल्टेज प्रेरित करता है। आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो ठीक है, अब अपन देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें आपको बताओ कौन सा इसका राइट आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती है। किससे, त्वरित आवेशों से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें जितनी भी ऑब्जेक्टिव है तैयार कर लेना, ध्यान रखना, फिर बाद में मत कहना आपने बताया नहीं सर। ठीक है, अब चलिए अब अपन देख लेते हैं रिक्त स्थान, जल्दी से देख लेते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति बताइए, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 10 की पावर 14 हर्ट्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 10 की पावर 14 हर्ट्ज होती है। ठीक है, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति बहुत उच्च होती है, ध्यान रखना है। इसमें बहुत उच्च इसमें कोटि पूछा है तो 10 की पावर 14 हो जाएगा, हर्ट्ज कोटि की होती है। और प्रकाश तरंगों की आवृत्ति बहुत उच्च भी होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर उच्च लिखा होता तो यहाँ पर बहुत भर देते। ठीक है, अगला अपना प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर डॉट डॉट है। तो जो प्रकाश है ना उसका वेग जो है विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगा तो बताइए क्या होगा। तो सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश का वेग क्या होता है, घट जाता है। ऐसे आप ध्यान रख लो कि मान लो इसमें कण बहुत दूर है, मतलब विरल है, मतलब दूर है। अब ये घने में जाएगा तो कोई भी चीज जब घने में जाएगी तो क्या होगा, उसको मतलब उसकी स्पीड वैसे ही कम हो जाएगी। तो क्या हो जाता है, जो वेग है वो घट जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। चलिए, तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए अगला अपन देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र एक डॉट डॉट राशि है। तो चुंबकीय क्षेत्र बताइए कौन सी राशि है, जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जल्दी से बताइए। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, अदिश राशि है फिर सदिश राशि है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपकी सदिश राशि, ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, चुंबकीय क्षेत्र आपकी सदिश राशि है। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं, शंट के उपयोग से धारामापी की डॉट डॉट कम हो जाती है। बताइए शंट के उपयोग से क्या हो जाती है, सुग्राह्यता, इसको राइट आंसर लिख लेना, सुग्राह्यता, सेंसिटिविटी, सुग्राह्यता कम हो जाती है। ठीक है, सुग्राह्यता कम हो जाती है, शंट के उपयोग से धारामापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध डॉट डॉट होता है। बताइए आदर्श जो आपका प्रेरकत्व होता है उसका ओमी प्रतिरोध पूछा है, पांचवे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, 0 होता है, ध्यान रख लेना है, 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, जो आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध कितना होता है, 0। दिष्ट धारा की आवृत्ति बताइए, दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 0 होती है। ध्यान रख लेना, दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वो भी 0 होती है, क्योंकि डीसी करंट की दिशा नहीं बदलती इसीलिए आवृत्ति 0 होती है। ध्यान रखना, जो दिष्ट धारा होती है, जो डीसी करंट होता है उसकी दिशा नहीं बदलती है, इसीलिए इसकी जो आवृत्ति है वो 0 होती है। ठीक है, 0 होती है। अगला अपना सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग डॉट डॉट होती है। तो सबसे अधिक आवृत्ति की बताइए गामा तरंगें होती हैं, गामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अपन देख लेते हैं सत्य और असत्य। तो अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो अर्धचालक की जो अपनी प्रतिरोधकता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो ये सत्य या असत्य, तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असत्य, क्योंकि जो अर्धचालक है ना उसकी जो प्रतिरोधकता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो अपना एक कथन जो है वो अपना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है। प्रतिरोधकता घटती है, चालकता बढ़ती है, ध्यान रखना है। ठीक है, चालकता बढ़ती है अपनी, इसमें लिखा है प्रतिरोधकता बढ़ती है, तो गलत है, क्योंकि प्रतिरोधकता क्या होती है, घटती है और अपनी चालकता बढ़ती है। जब भी ताप बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ जाएगी, ध्यान रखना है। ठीक है, चालकता बढ़ जाएगी, चालकता बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अर्धचालकों में। ठीक है, चलिए अब अपन देख लेते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला बल, लॉरेंज बल 0 होता है। जो अपने स्थिर आवेश होता है उस पर लगने वाला जो बल होता है वो 0 होता है। तो यह बिल्कुल अपना सत्य है, स्थिर आवेश पर चुंबकीय बल क्या होता है, 0 होता है, या फिर लॉरेंज बल। तो अपना यह कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसको अपन को सत्य का, ठीक है। और आप इस फॉर्मूले को भी पढ़ ले, लॉरेंज बल इक्वल टू होता है एफ इक्वल टू होता है QV sin थीटा, QV sin थीटा। ठीक है, अगला है विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम में गमन नहीं कर सकती। बताइए विद्युत चुंबकीय यह सत्य या फिर असत्य है। तो यह कथन जो अपना वो हो जाएगा असत्य। ठीक है, यह हो जाएगा असत्य। क्यों हो जाएगा असत्य, क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो निर्वात के, इसमें लिखा है निर्वात के अलावा किसी अन्य भौतिक माध्यम से गमन नहीं कर सकती, बल्कि कर सकती है, क्योंकि निर्वात के अलावा यह कांच में भी चल सकती है। ठीक है,
और पानी जैसे माध्यम में भी चल सकती है। इसमें लिखा है ओनली क्या बोलते हैं निर्वात में चल सकती है, तो ये अपना कथन इसमें गलत लिखा है। ठीक है, अगला अपना सिलिकॉन, देखो सही सही पढ़ लो बस, गलत तो अपना ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा। ठीक है, सत्य सत्य वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, जो अपनी सही सही है वो पढ़ लो अपन, और अपना जो सत्य सत्य वो वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण है, बताइए। तो ये अपना बिल्कुल सत्य हो जाएगा, बताइए। ये अपना असत्य हो जाएगा, सत्य नहीं हो जाएगा, ये अपना असत्य है। ठीक है, क्योंकि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो यौगिक नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, वो क्या है, यौगिक अर्धचालक के उदाहरण नहीं है। ठीक है, यौगिक नहीं है, ध्यान रखना है, कहीं आप सही कर आओ। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम यौगिक अर्धचालक के उदाहरण नहीं है। अगला अपना कोटर या फिर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो कोटर के भीतर या फिर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यह कथन अपना बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको यह ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेने। ठीक है, तो इतना अपना क्लियर हो गया, और ध्यान रखना है इसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसको आपको लिख लेना है कहीं पर। इसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बिल्कुल शून्य होता है। या फिर खोखले चालक के अंदर जो अपना पूछा गया है, खोखले चालक के अंदर कैसा होता है, विद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, तीनों इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब अपन देख लेते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी आप यहाँ पर देख सकते हो। सही जोड़ी में जो अपना पहला है प्रकाश की तीव्रता, तो बताइए प्रकाश की तीव्रता फोटोन से हो जाएगा। फोटोन की जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतनी ज्यादा फोटोन की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, अगला अपना प्रकाश की आवृत्ति, तो फोटोन की ऊर्जा हो जाएगा, आवृत्ति का संबंध हो जाएगा फोटोन की ऊर्जा से। कार्यफलन, तो कार्यफलन सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हेतु न्यूनतम ऊर्जा को कहते हैं। ठीक है, सतह से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे अपन क्या कहते हैं, कार्यफलन बोलते हैं। द्रव्य तरंग, बताइए गतिशील कण, इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिशील कण से। ठीक है, गतिशील कण से। और देहली आवृत्ति क्या होती है, देहली आवृत्ति जल्दी से बताइए, सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति, जो आपकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम जो आवृत्ति होती है उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। और जो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु जो आपकी न्यूनतम ऊर्जा चाहिए होती है उसे अपन कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, दोनों ही आपको इंपोर्टेंट है, दोनों ही तैयार करने हैं। और इनकी वैसे डेफिनेशन इस साल 2 नंबर में आ सकती है, कार्यफलन और देहली आवृत्ति और प्रकाश और क्या कहते हैं फोटोन। फोटोन की भी आपको डेफिनेशन अच्छे से तैयार करके जानी है। अगला अपना प्रकाश की कड़ी प्रकृति, तो बताइए प्रकाश की कड़ी प्रकृति, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोन से। चलिए अब अपन देख लेते हैं एक शब्द में उत्तर, उसके बाद आपका पेपर में आपको दिखाने वाला हूं पूरा। तो देखिए एक शब्द में उत्तर है, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.5 है, यह कैसा पदार्थ है। तो यह अपना कैसा पदार्थ है, बताइए प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय, इसमें आपको भर लेना है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अगला है स्वयं प्रेरकत्व का एसआई मात्रक, बताइए स्वयं प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, हेनरी। क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, क्या होता है, हेनरी। स्वयं प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी और अन्योन्य प्रेरकत्व का भी मात्रक हेनरी, दोनों कौन सा भी प्रेरकत्व हो हेनरी मात्रक होता है। और कैसा भी मतलब प्रतिरोध हो सभी का मात्रक ओम होता है, चाहे प्रतिघात हो चाहे कौन सा भी प्रतिरोध हो सभी का मात्रक ओम होता है। और कौन सा भी प्रेरकत्व हो सभी का मात्रक हेनरी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला अपना प्रेरण प्रतिघात एवं कोणीय आवृत्ति का संबंध लिखना है इसमें। तो प्रेरण प्रतिघात एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ठीक है, एक्सएल यहां पर क्या है, प्रेरण प्रतिघात है। ठीक है, और डब्ल्यू ओमेगा, डब्ल्यू नहीं है ओमेगा है, तो ओमेगा यहां पर क्या है, कोणीय आवृत्ति है। ठीक है, क्या है, कोणीय आवृत्ति। ठीक है, और एक्सएल क्या है, प्रेरण प्रतिघात। अगला अपना धारा के वर्ग माध्य मूल जो आरएमएस मान जो है शिखर एवं शिखर मान का संबंध लिखना है। तो I0 इक्वल टू सभी को पता है √2 होता है। ठीक है, I0 इसको आप लिख लो IRMS लिख लो, IRMS इक्वल टू I0/√2। ठीक है, इस प्रकार से। अगला अपना अगला यहाँ पर जो I0 क्या है, शिखर मान है। ठीक है, अगला अपना प्रकाश जो क्या कहते हैं, विकिरण की कण प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली परिघटनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रकाश विद्युत प्रभाव लिख सकते हो, कॉम्पटन प्रभाव लिख सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है, यहाँ पर लिख लो प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर कॉम्पटन प्रभाव लिख लो। ठीक है, चलिए अब अपन देख लेते हैं अपना 2 नंबर वाला प्रश्न है। आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हो, Q बराबर +- NE, ये आपका आवेश का क्वांटीकरण का नियम है। प्रकृति में आवेश एक निश्चित संख्या का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 2 नंबर वाले प्रश्न है, आराम से तैयार कर लो। और ये देखिए हमने जो आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किया है ना, ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्री बोर्ड एग्जाम में तो यहाँ से फंसने के चांस हैं, लेकिन एक और हम सेट लेकर आएंगे, इसके अलावा फिजिक्स का पेपर एक और आएगा। ठीक है, इसके अलावा चलिए विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम। ठीक है, इसकी शर्तें और सीमाएं, और वी ग्राफ इसका खींचना है।
ठीक है। विद्युत सेल किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक अंतिम सिरे नहीं होते हैं। क्यों? 1 एम्पीयर को परिभाषित करना है। इसमें आपको एवं चुंबकीय क्षेत्र के गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। इसका सूत्र लिखना है, ठीक है। और अगला प्रश्न है एक्स किरण किसे कहते हैं? इनके दो उपयोग लिखिए। विस्थापन धारा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है विस्थापन धारा। लंबन एवं संयुग्मिक फोकस किसे कहते हैं? अपवर्ती और परावर्ती दूरदर्शी में अंतर लिखो। इस मॉडल पेपर को आप तैयार कर जाओ। अगर आप ऐसा ही चाहते हो हम दूसरा भी तैयार करके लेकर आए, क्योंकि देखो एक से बहुत ज्यादा रिस्क रहती है। अगर एक और कर लोगे तो थोड़ी मतलब रिस्क कम हो जाएगी। आपको भी पता है अब तो पूरे सिलेबस से आ रहा है। पहले क्या है ना, कुछ कम सिलेबस से आ रहा था तो उसमें पेपर में फंस जा रहा था, लेकिन अब पूरा सिलेबस में से आ रहा है तो प्रश्न फिर भी हमने निकाल दिया। आप बोल रहे थे, इसीलिए सर आप बोल रहे थे ना कि मॉडल पेपर तैयार कर दीजिए प्री बोर्ड के लिए, इसीलिए हमने ये तैयार कर दिया है। और आराम से इसको तैयार करो। मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न है वो टॉप आएंगे प्रश्न है, ठीक है। अगर मान लो प्री बोर्ड में नहीं फंसते हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए सभी इंपोर्टेंट है। और वैसे भी इसके बाद आपके लिए एक और मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और हिंदी का भी इसी प्रकार आपके लिए लेकर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रकाश विद्युत प्रभावित द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? पीएन संदेश डायोड में जो अवक्षय परत होती है ना, अवक्षय परत, उसको समझाना है, ठीक है। पीएन संदेश डायोड में अग्र अवनति और पश्च अवनति को समझाना है। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध लिखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ईवीआर में संबंध, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल और आपका विभवांतर में संबंध। क्रांतिक कोण क्या है? इसका आपको म्यू इक्वल टू आई अपॉन साइन आईसी आपको यह ज्ञात करना है। पूरा आंतरिक परावर्तन इसकी आवश्यक शर्तें एवं 2 अनुप्रयोग लिखने हैं, वेरी वेरी मोस्ट है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, प्रेरित विद्युत दाखिले के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है स्वर प्रकृति किसे कहते हैं? किसी समतल कुंडली की स्वर प्रकृति के लिए व्यंजक ज्ञात करो तथा इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल का वर्णन करो, यह बताओ। यह तो बहुत ही धांसू प्रश्न है, आप ध्यान रख लेना। ये जो मॉडल पेपर है ना, वो आपका जो अभी सैंपल पेपर आए थे ना, उसके आधार पर तैयार किया गया है, ठीक है। और उसमें आपका जो अभी सैंपल पेपर आया ना, उसमें परमाणु वाले चैप्टर से, नाभिक वाले चैप्टर से और तरंग प्रकाश की वाले चैप्टर से, उसमें से एक भी प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, इसीलिए अगर आप हमारे प्रश्न बैंक को तैयार कर ले तो जो भी मतलब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ जो हमारी प्रश्न बैंक हमने जारी की है, जो स्टूडेंट्स को दी हमने, अगर वो मतलब वो तैयार कर ली होगी ना, तो आपको प्री बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, कौन सा भी एग्जाम हो, आप आराम से पास कर जाओगे, ठीक है। बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। बोर मॉडल की बोर का जो परमाणु मॉडल है उसकी अवधारणा है और परिकल्पना है। एन प्रकार, पी प्रकार, अचालक में अंतर, दिष्टधारी किसे कहते हैं? कितने प्रकार की होती है? पीएन संदेश डायोड का अर्थ दिष्टकारी के रूप में वर्णन और सरल सूचना रस्सी का नामक चित्र बनाकर इसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र ज्ञात करना है। और परस्पर संपर्क में रखे दो अवतल लेंसों के संयोग की फोकस दूरी सूत्र निर्गत करना है। 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगला अपना पी इक्वल टू VRMS IRMS इंटू cos फाई। यहाँ से प्रतीक और सामान्य, यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी प्रश्न है सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टॉप आईएमपी प्रश्न है और यह समझो आपके टॉप आईएमपी प्रश्न है, इनको आपको रट लेना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय इस साल छप सकती है पेपर में। इसमें जितने भी प्रश्न है वो इस साल पेपर में छप सकते हैं, बस सीधा बात है, ठीक है। विद्युत विभव क्या है? एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करो। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी तैयार कर लेना, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको दूसरा सेट चाहिए तो प्लीज कमेंट में बता दें। धन्यवाद।